गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जो आपका नेक्स्ट पेपर है, लास्ट पेपर सीईटी का कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें 3 सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं। तो 4 साल में अभी तक जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस बोर्ड पे मैंने लगभग 6 या 7 क्वेश्चन है जो डिस्क्राइब कर दिए हैं। अब इनको एक एक करके समझाते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन जो हर पेपर में रिपीट हुआ है, चाहे 4 साल का हो चाहे 5 साल का पेपर, जो है काउंसलिंग। काउंसलिंग की डिफाइन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन 2 नंबर में रहता है। तो काउंसलिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक काउंसलर जिसके पास डिग्री है वो किसी पार्टिकुलर समस्या को लेके समझाता है, बताता है, जिससे जो भी प्रॉब्लम है उसको, चाहे इमोशनली हो, चाहे साइकोलॉजिकली हो, चाहे जेनेटिकली हो, उसका निष्कर्ष निकालता है, समस्या का समाधान करता है। ये काउंसलिंग हो गई। अब काउंसलिंग स्कूल में भी होती है, कॉलेज में भी होती है, और उसके अलग अलग क्या कहते हैं, मेडिकल फील्ड में लोग काउंसलर होते हैं, वो भी होती है। तो अलग अलग प्रकार की काउंसलिंग है, वो नहीं पूछी, सिर्फ परिभाषा पूछती है। काउंसलिंग एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें एक काउंसलर जो लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं वो उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता है, मेंटली सोशली, मतलब एक माइंड, एक पॉजिटिव बिहेवियर ला देता है काउंसलर। ये काउंसलिंग हो गई। और इस एजुकेशन पर्पज से देखें तो काउंसलिंग बच्चों की, जब एक बच्चा रिजल्ट आता है तो जो एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पे काउंसलिंग होती है। तो वो बताते हैं जिसका जिस नंबर आते हैं वो हिसाब से उसने मार्क्स पाके कॉलेज पाते, पर हमें वो नहीं बताना है, सिर्फ बता रहा है काउंसलिंग है क्या, क्या प्रक्रिया है जो काउंसलिंग द्वारा दी जाती है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप ऑफ काउंसलिंग। तो स्टेप में 5 स्टेप हैं यहाँ। रिलेशनशिप, अगर कोई मतलब किसी को प्रॉब्लम है तो कोई काउंसलर के पास आएगा तो सबसे पहले वो रिलेशनशिप बिल्ड करेगा, दो लोगों के बीच में ऐसी बॉन्डिंग करेगा जो सामने वाला इंसान बता सके, झिझके ना। ठीक, रिलेशनशिप कर लिया उसने, बॉन्ड, फिर असेसमेंट करेगा। जो बंदा आया है, जो प्रॉब्लम है, वो उसकी बात सुनेगा और ट्रस्ट दिखाएगा कि ये समस्या हम दोनों के बीच में ही रहे, कहीं शेयर ना हो, जैसे हम अस्पताल में असेसमेंट करते हैं उस तरीके से। तो जो काउंसलर है और जो प्रॉब्लम वाला बंदा है, तो दोनों आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम का जो भी समस्या आएगी उसको देखेंगे। नेक्स्ट गोल। अब जब रिलेशनशिप बॉन्ड हो गया, असेसमेंट रिजल्ट मिल गया हमें कि क्या समस्या है, अब काउंसलर का ये गोल रहेगा कि अब जो प्रॉब्लम पेशेंट ने बताई है उसको कैसे ठीक की जाए। तो चाहे वो इमोशनली करे, चाहे मेंटली करे, चाहे सोशलॉजी करे, ये काउंसलर का काम है, उस गोल को कैसे वो ठीक करेगा। फोर्थ इंटरवेंशन। अब इम्प्लामेंट करेगा, जो जो उसको समस्याएं थी वो कैसे ठीक की जाए, वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेगा, वो वर्ड्स यूज़ करेगा, वो टूल्स यूज़ करेगा या दवाइयाँ यूज़ करेगा जिसकी वजह से वो ठीक हो सके उन समस्याओं से। लास्ट एवोल्यूशन। रिजल्ट, रिजल्ट ओवरऑल जो उसने रिलेशनशिप बॉन्ड किया, असेसमेंट किया, फिर गोल किया, फिर इंप्लीमेंट किया, फिर जाके लास्ट में उस रिजल्ट मिलेगा कि क्या था ये। तो ये होगा स्टेप। ठीक, तो स्टेप याद रखना। ठीक, नेक्स्ट रोल ऑफ काउंसलर आया है इन काउंसलिंग प्रोसेस। जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है उसमें काउंसलर का क्या रोल रहता है। पहला रोल रहता है ट्रस्ट डेवलप करना। ठीक, दूसरा प्रॉब्लम को सुनना, तीसरा जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना, चौथा दोनों बीचों में इथिक्स का मेंटेन रखना, पांचवा जो भी प्रॉब्लम बताई जा रही है वो किसी तीसरे पर्सन के साथ शेयर ना होना। तो ये और भी जो आप पेपर के टाइम पे याद आए तो आप लिख सकते हो। सीधी सी बात है, हम काउंसलर हैं, कोई मेरे पास आया है तो मेरा क्या क्या रोल है वो इसमें समझाना है। ठीक है। ई पर्पस एंड स्कोप ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स हैं। पर्पस गाइडेंस का बताना है, पर्पस काउंसलिंग का बताना है, स्कोप गाइडेंस का बताना है, स्कोप ही काउंसलिंग का बताना है। तो 3-3 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा। ठीक है, तो दोनों को लिखे आने। गाइडेंस का पर्पस किसी को गाइड करना, काउंसलिंग का पर्पस किसी समस्या का समाधान करना, सॉल्व करना। गाइडेंस हम कहीं भी कर सकते हैं, पर और किसी भी एरिया पे कहीं भी जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ किसी इंसान को गाइड कर सकते हैं, उस समस्या से निकाल सकते हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो अपने कोई अदर मेम्बर हो। काउंसलिंग में पर्पस यही है कि किसी इंसान प्रॉब्लम है वो काउंसलर के पास जाएगा, समझेगा, उसे बाहर निकालेगा। स्कोप देख लेना दोनों का सेम ही स्कोप होगा, फिर अलग कर सकते हो। स्कोप में जो गाइडेंस है वो किसी एक इंसान द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उसमें किसी का क्या कहते हैं, कोई डिग्री नहीं चाहिए, और इसमें डिग्री चाहिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लास्ट, कौन कौन से इशू हैं नर्सिंग स्टूडेंट के पास जो काउंसलिंग के दौरान रहते हैं या काउंसलिंग करवाने जाते हैं।
पहला, कोई फैमिली इशू है, वर्कलोड ज़्यादा है, अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, एंजाइटी उनके ऊपर है, डिप्रेशन है, तो ये डिस्क्राइब बताने हैं कि नर्सिंग स्टूडेंट के काउंसलिंग के दौरान कौन कौन से दो ऑप्शन इसमें। एक तो पहले लिखोगे कि नर्सिंग स्टूडेंट को कौन कौन सी समस्याएं हैं इसलिए वो काउंसलिंग कराने गया, फिर दोबारा लिख सकते हो काउंसलिंग कराने के बाद में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। तो इसमें आप लोग से दोनों हेडिंग डाल के बना के लिख सकते हो। तो ये था लॉन्ग क्वेश्चन, इन्हीं में से कोई एक दो रिपीट फिर हो जाएगा। सेकंड पे AV एड्स आपको बताए हैं। AV एड्स मतलब ऑडियो विजुअल एड्स, ऐसे एड्स, ऐसे टूल, ऐसे डिवाइस जिसमें आवाज़ के साथ साथ वीडियो भी दिखाई जाए या वीडियो के साथ साथ आवाज़ भी आए, जिसकी वजह से हमें समझने में आसानी हो और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली समझ में आए, इसलिए इनका यूज़ करते हैं। चाहे वो प्रमोशन के लिए करें, चाहे समझने के लिए करें, चाहे कोई बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए करें, तो वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। टैब्स आए कई बार, तो टैब्स इसके होते हैं प्रोजेक्टेड एड्स और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। प्रोजेक्टेड एड्स इसमें फिल्म आ जाएगी जो हम लोग थिएटर में देखते हैं, ठीक। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में इसमें ऑडियो आ जाएगा, ऑडियो में रेडियो एग्जाम्पल हो जाएगा, वीडियो में हमारा टीवी एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉरी वीडियो में हमारा क्या कहते हैं, ऑडियो में रेडियो हो जाएगा, और वीडियो में स्लाइड जो होती है, जो प्रोजेक्टर होते हैं वो आ जाएगा, और AV में हमारे क्या हो जाएंगे दोनों, ये टीवी और ये फिल्म भी इसमें आए, क्योंकि AV ही ऐड है इसका जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों आ रहे, तो टीवी में आ जाएगा ये, और वीडियो वाले में स्लाइड आ जाएंगी, और ऑडियो वाले में हमारा रेडियो आ जाएगा। तो ये एग्जांपल हो गए इसके। टैब्स क्या थे, प्रोजेक्टेड एड्स, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। प्रोजेक्टेड में फिल्म और नॉन में ऑडियो वीडियो, अलग अलग है दोनों, जिसमें सिर्फ ऑडियो आए, इसमें सिर्फ वीडियो आए, और इसमें दोनों आए, तो ये नॉन प्रोजेक्टेड के टाइप्स हो गए, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन, कम्युनिकेशन की डिफाइन। कम्युनिकेशन देखो इसे क्यों लॉन्ग माना गया है, क्योंकि जब सब्जेक्ट ही यहाँ पे कम्युनिकेशन है तो उससे क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन ये है। अब घुमा के दे सकता है, डिफाइन पूछ दी तो बी में टैब्स पूछ दिया, फिर सी में चैनल पूछ दिए, या नहीं तो सी डिफाइन फिर प्रोसेस पूछ देगा, वैल्यू पूछ देगा, इन्हें घुमा देगा। तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपनी बातों इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, फीलिंग शेयर करते हैं, जिसकी वजह से एक गोल निकलता है और चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। वो अपनी अपनी भाषा में आप लोग लिख लेंगे। डिफाइन होगी 2 नंबर की। टाइप्स, 3 चीज़ों के आधार पर टाइप्स लिखने हैं, लाइन से नहीं लिखना है। ये आप जब टैब्स लिखोगे ना तो आधे पेज पे इस तरीके से ग्राफ बना देना है। टैब्स में पहले लिखना है आपको रिलेशनशिप के आधार पे, फिर चैनल के आधार पे, या फिर मेथड के आधार पे, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे। रिलेशनशिप के आधार पे इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, चैनल के आधार पे वर्बल रिलेशनशिप, नॉन वर्बल रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे फॉर्मल रिलेशनशिप, इनफॉर्मल रिलेशनशिप। ये हो गए टैब्स। इंटरपर्सनल, 2 लोगों के बीच में बातचीत। इंट्रापर्सनल, खुद बातचीत करना। इंटर में आप कर सकते हो जो फादर मदर या फिर फादर सन आपस में बात करते हैं, नर्स डॉक्टर बात करते हैं। इंट्रा में किसी इंसान को कोई मेंटली प्रॉब्लम है या फिर उसको कोई पेन हो रहा है, तो इंसान पहले महसूस करेगा, खुद माइंड में क्रिएट करेगा कि अच्छा मेरी पहले सर्जरी हुई थी तो मेरे को अंदर वहाँ पेन हो रहा है, तो ये इंट्रापर्सनल का एग्जाम्पल है, ठीक। इंट्रापर्सनल इतना नहीं पूछा जाता है क्योंकि उसमें इंसान खुद से बात कर रहा है, चाहे स्पिरिचुअली बात करे, चाहे इमोशनली बात करे, चाहे कैसी बात करे, तो इंट्रा का टाइप्स है। अब वर्बल में बोल के बात करें, चाहे रिटन में बात करें, चाहे ओरल में बात करें। नॉन वर्बल में फेशियल एक्सप्रेशन आ जाएगा, बॉडी स्ट्रक्चर आ जाएगा, जैसे कभी कभी दोस्ती में हम लोग कभी गर्दन हिला देते हैं, कभी हाँ ना जवाब देते हैं, या फिर कुछ आंखों से या चेहरे से उस एक्सप्रेशन पैदा करते हैं, तो उसमें क्या हम बोल नहीं रहे हैं, हम बस सामने वाले को अपनी चीज़ें समझने के लिए कुछ एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ठीक है। जैसे जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनको नहीं पता, बोलना नहीं पता, तो अपने फिंगर के हिसाब से या फिर कोई इशारों के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल, एक प्रॉपर वे में, एक सिस्टमेटिक वे में, ऑफिशियल वर्क पे या ऑफिशियल जगह पे बातचीत करना। नॉन इनफॉर्मल में वो फॉर्मल था, इनफॉर्मल में दोस्तों के साथ बात करना जैसे आप लोग नॉर्मल करते हैं, ठीक। अब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें फिर याद रखो यहाँ टैब्स है ना, आपने देखे हैं ये, इन दोनों को डिस्क्राइब करना है लॉन्ग में। वर्बल को पहले वर्बल आप लिख लो, वर्बल की डिफाइन, उसमें ए नंबर डाल दो रिटिन,
तो उसमें लिख दो कि जो हम बातचीत लिखित रूप में हम दूसरों को चीज़ समझाते हैं उसे वर्बल कहते हैं। ऐसी ओरली हम अपनी बात दूसरे को समझा रहे हैं, मुख से समझा रहे हैं, अपने शब्दों से समझा रहे हैं, जिससे वो आसानी से समझ रहा है, वो ओरली डिफाइन कर दो चैनल में। फिर नॉन वर्बल में 3 हेडिंग कर दो, फेशियल, बॉडी पोस्चर और क्या कहते हैं बॉडी मूवमेंट, यहाँ से जाए और इमोजी और जो आपको याद हो वो चैनल हो गया। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इसके 4 या 5 स्टेप हैं कि पहले सेंडर आएगा, ठीक, फिर इनकोडिंग आएगा, फिर मैसेज आएगा, फिर डिकोडिंग आएगा, फिर फीडबैक आएगा। तो इसे लिखना, पहले नंबर वाइज लिखना है, फिर एक साइकिल बना देनी है और फिर सबको समझाना है। पर टाइम भी याद रखना कि इस पर ही पूरा मत कर देना, और भी आगे क्वेश्चन है, ठीक। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से कम्युनिकेशन के बैरियर हैं जो वार्तालाप को, बातचीत को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इमोशनली कोई प्रॉब्लम है, कोई रो रहा है या फिर कोई रो ही रहा है, इमोशनली उसे कोई समस्या आ रही, तो वो बातचीत करने में झिझकेगा, नहीं कर पाएगा, रो रो के करेगा, तो बात अच्छे समझ में नहीं आएगी, इमोशनल हो गया। या कोई उसके अंदर डिफेक्ट है माउथ में या फिर लिप्स, वो हो गया लिप्स पे या फिर टंग में, तो बोलने में तकलीफ होगी। भाषा अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है, तो आप लोग लिख लोगे कि कौन कौन सी समस्याएं जो बोलने में तकलीफ देती हैं, ठीक। अब इसको सिर्फ समझ लो, क्योंकि कम्युनिकेशन आप सिर्फ हेडिंग समझो, वहां जाके जो आप याद करोगे वो नहीं लिख पाओगे, हेडिंग समझ लोगे, बना के लिख लोगे, ठीक है। कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट है, इसको ध्यान से पढ़ के जाना, क्यों? क्योंकि सेकेंड यूनिट इकलौती यही है, क्या? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है? ऐसा रिलेशनशिप जो दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही हो, अपनी बात को समझा रहे हो, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपस में बातचीत कर रहे हो। चाहे वो डॉक्टर नर्स का पेशेंट, डॉक्टर नर्स का रिलेशनशिप हो, वो इंटरपर्सनल में आ जाएगा। चाहे वो वार्ड बॉय नर्स का रिलेशनशिप हो, इसी में आ जाएगा। और चाहे वो क्या कहते हैं अटेंडर नर्स का रिलेशनशिप हो, वो इसी में आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। रिलेशनशिप कहाँ देखने को मिलता है? फैमिली, मदर फादर का हो सकता है। पर्पस क्या है? 4 पर्पस याद रख लो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिससे काम जल्दी हो सके, पेशेंट ठीक हो सके। सेकंड, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना, टीम वर्क प्रॉपरली करना, अपने गोल तक मिलकर पहुंचना। क्योंकि अगर आप जब बात ही नहीं करोगे आपस में दोनों से, तो फिर मतलब ही क्या है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का? तो उसमें बना लेना। टैप्स, इंटरपर्सनल में टैप्स की देखो, इसमें वर्बल भी आ जाएगा, नॉन वर्बल भी आ जाएंगे, ठीक। क्यों? टैप दो लोग हैं, तो 2 लोगों को बात समझानी है, तो वर्बली एक ऑप्शन, ओरल करो, रिटन करो। नॉन वर्बली है, पेशेंट मान लो बीमार है, पड़ा हुआ, वो तो बोल नहीं पाएगा, तो नॉन वर्बल का आ जाएगा टैप्स यहाँ पे। कैसे? क्यों? या तो पेट पे करेगा कि यहाँ पे पेन हो रहा है फेशियल एक्सप्रेशन से, या फिर इशारों से बताएगा कि यहाँ पे कुछ जो भी इशू हो, स्वेलिंग हो रही है, या फिर वो चेहरे से दिख जाएगा, तो नर्स या डॉक्टर समझ जाएगा कि हाँ कुछ इशू हुआ है। फिर भी इन 2 के अलावा और भी 2-4 टैप्स है, वो आप लोग देख लेना। इसको इंटरपर्सनल यूनिट है, टैप देखना, अंदर आप लोग लिख लोगे। वाई इट इज इम्पोर्टेंट इन हेल्थ नर्सिंग, अच्छा खासा लिखना है इस पर। क्वेश्चन भी अच्छा है, क्या कि ये रिलेशनशिप इसमें क्यों है? तो मेरे एग्जाम में आया था, तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे सबके नाम लिखे थे कि पहले स्टार्टिंग किया था कि ये इंपोर्टेंट इसलिए है कि अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हेल्थ नर्सिंग में होगी या हेल्थ लर्निंग में होगी, तो होगा क्या? टीचर स्टूडेंट, नर्स डॉक्टर, और वार्ड बॉय या फिर वो लैब वाला, या फिर वार्ड बॉय या फिर लैब या नर्स, ये सब लोग आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट करके कोई गोल को आसानी से कर पाएंगे। तो जब ये लोग नहीं सीखेंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को हेल्थ फील्ड में, तो फिर पूरी हॉस्पिटलाइज की जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है पूरी गड़बड़ा जाएगी। तो आप इसमें नंबर 1 क्यों इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप बनाने के लिए? कौन सा? जिसकी वजह से पेशेंट डॉक्टर आपस में बात करके अब पेशेंट को जल्दी ठीक कर सकें। ऐसे ही पेशेंट नर्स को रिलेशनशिप क्यों जरूरी है सिखाना पढ़ाना? क्योंकि जब नर्स को इसके बारे में पता होगा, तो वो आसानी से अपने पेशेंट से बात करेगी, चीज़ों को समझेगी और निष्कर्ष पे पहुंचेगी। तो आप लोग उसको बना के लिख लोगे। एजुकेशन डिफाइन, तो एजुकेशन बताए थे, संस्कृत वर्ड से लिया गया, शिक्षा जिसका नाम है, जिसका मतलब लर्निंग होता है, टू एजुकेट होता है, ठीक। एजुकेशन एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को गेन करते हैं, सीखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं और एक एम तक पहुंचते, गोल तक पहुंचते हैं, एजुकेशन होता है। और इसी साइंटिस्ट के हिसाब से ज़्यादा तो वो लिख देना आप लोग। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, इसमें देखो 5 स्टेप हैं, हमको नाम तो याद नहीं है, आप लोग 5 स्टेप लिख देना। थोड़े अजीब नाम है, तो वो 5 को डिस्क्राइब करना है।
अभी जाके यही करना है, कुछ अलग ही नाम है, आएगा तो ठीक है, नहीं है तो नाम याद कर लो जिसे समझ सको। तो सीधी एजुकेशन है तो बना के क्या, पर क्वेश्चन कह रहा है इन लिस्ट करने हैं वो कौन कौन से 5 फिलोसफीज हैं जो एजुकेशन में यूज होती हैं। ठीक, बाकी बना के लिख ही लोगे कि फिलोसफी का एजुकेशन मतलब चीज़ों को गेन करना, दूसरा हार्डवर्क करना, चौथा गोल तक पहुंचना, पांचवा एक्सपीरियंस लेना, छठवां स्किल डेवलपमेंट करना। ये फिलोसफी है, पर इनके कुछ नाम हैं, वो मैंने देखे थे गूगल पे, पर आप लोग उसको देख लेना, मुझको इतना याद नहीं है अभी। लेसन प्लान, जब कोई लेसन प्लान क्या है, एजुकेशन का पार्ट है, क्योंकि इसमें लेसन प्लान एक प्रकार का ऐसा प्लान है कि आप किसी भी फील्ड में किसी भी बच्चे को, किसी भी एक इंडिविजुअल इंसान को सिखाने से पहले आप अपने घर पे एक प्लानिंग करते हैं उस ऑब्जेक्टिव की, उस लेसन की, जिसे वो गेन कर सके, कैसे उसे कम शब्दों में समझाया जाए। स्कूलों में जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं उनको पता होता है कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। क्या करना है, एक एरो की ये इस तरीके से स्क्वायर बना लेना है, यहाँ पे वही डेट, फिर सब्जेक्ट, फिर टाइम, उसके बाद में टॉपिक क्या पढ़ाएगा, थोड़ा सा किस बारे में पढ़ाएगा, कंक्लूजन क्या होगा, सिग्नेचर, और उसके बाद में जो भी उसने पूरे दिन में मतलब किया। तो ये आप बना के देखना, लिखा हुआ है, बना लोगे आप लोग, पर बॉक्स हम ये लिखने हैं, इसमें लेसन प्लान बनाना है। जरूरी क्यों है, पहला पॉइंट, आसानी से समझाया जा सकता है, कम समय में चीज़ों को बच्चों को हम दे सकते हैं, नॉलेज जो भी है। और तीसरा इंपॉर्टेंस, पहले से हम प्रिपेयर रहेंगे तो कोई बच्चा क्वेश्चन भी करेगा तो उसका जवाब दे सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंस है हर फील्ड में। और हो सकता है कि जो बच्चा है वो ज़्यादा समझ जाए तो उसके फ्यूचर में काम आए वो बातें। ठीक, क्लास मैनेजमेंट कैसे करोगे, अब वो टीचर के, ये पूरा पोर्शन टीचर के लिए है क्योंकि एजुकेशन सीईटी है उसलिए। क्लास मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं, जो वेंटिलेटर, जो रूम में वेंटिलेटर्स हैं, मतलब जगह दी खाली रखिए, इन्वायरमेंट एयर का अच्छा खासा उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सीट का अरेंजमेंट, बोर्ड का अरेंजमेंट, और टीचर का आना जाना, डस्टबिन, इलेक्ट्रिसिटी और हाइजीन, ये सब मैनेजमेंट है। और प्रिंसिपल, स्टाफ और जो वार्ड्स रहते हैं लोग, वो प्रॉपर रूम, तो ये क्लास मैनेजमेंट आपको करना है पूरा, कि क्लास एक तरीके से अच्छा कैसे दिखे और बच्चों को नॉलेज कैसे मिले, गर्ल्स का अलग वो रो, बॉयज़ का अलग रो, तो वो आप लिख लोगे उसमें जहाँ जरूरत। क्लास मैनेजमेंट सबको पता है, सब क्लास की है, तो कैसे एक प्रॉपर सिक्वेंस में हम टीचर को आसानी हो बच्चों को चीज़ों को ग्रहण कराने में, शोर ना हो, क्लास ऐसी जगह ना हो जो समस्या हो रही हो, तो देख लेना आप लोग। प्लान फॉर हेल्थ एजुकेशन, अगर किसी को हेल्थ एजुकेशन देनी तो प्लान क्या करेंगे, तो पहला हम ये समझेंगे कि असिस्ट करेंगे कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो प्रॉब्लम लाएंगे, फिर कुछ ऐसे सेकंड में कुछ ऐसे लोग हायर करेंगे जो उस प्रॉब्लम को ठीक कर सके, जैसे आशा होती है, एनजीओ होते हैं, उन लोगों को। फिर इनको क्या कहते हैं, प्लानिंग करेंगे, फिर इम्प्लांट करेंगे, फीडबैक देखेंगे, तो एनसीपी वाला आ जाएगा। लेकिन एनसीपी आएगा तो पर वहाँ बीमारी मत लिखना एनसीपी बारे में, वो हेडिंग को लेके बताना है कि हम एजुकेशन को हेल्थ कैसे आगे बढ़ाएंगे। लर्निंग की डिफाइन, एक्सपीरियंस लेना, लर्निंग ऐसी प्रोसेस जो कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम कोई चीज़ सीखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, स्किल लेते हैं जो हमारे आने वाले समय में काम आती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक्सपीरियंस देती है, स्किल डेवलपमेंट करती है, फ्यूचर में कोई समस्या आए तो उससे निकलने के लिए कुछ चीज़ें आसान कर देती है। असेसमेंट और एवोल्यूशन, तो असेसमेंट क्या है, असेसमेंट कंफ्यूज नहीं होना, असेसमेंट क्लास के दौरान कोई भी टीचर कोई भी टेस्ट लेगा वो असेसमेंट है, मतलब क्लास चल रही होगी, ट्रेनिंग चल रही होगी, उस दौरान किसी को खड़ा कर दिया कोई चैप्टर पढ़ाने के बाद में कि बेटा बताओ क्या हुआ, तो वो असेसमेंट है, असाइनमेंट दे सकता है। एवोल्यूशन क्या है, पूरे साल में उसने जो पढ़ा, रिजल्ट में जो उसका निष्कर्ष निकला और बता पाए उस रिजल्ट की बेसिस पे कि जो बच्चा है वो किस कैटेगरी का है, गुड है, वीक है, एवरेज है, वो एवोल्यूशन है। असेसमेंट क्लास के दौरान होता है, एवोल्यूशन ओवरऑल लास्ट में होता है। तो फिर भी इस एक यूनिट है, देख लेना, ये लॉन्ग क्वेश्चन थे तो इससे लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है। क्या, असेसमेंट और एवोल्यूशन का पर्पस, असेसमेंट और एवोल्यूशन की डिफाइन, असेसमेंट और एवोल्यूशन का इंपॉर्टेंस और उसको, तो ये थे लॉन्ग क्वेश्चन सीईटी के। अब बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका लास्ट एग्जाम था, अब मिलते हैं थर्ड ईयर में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।